हेलो एवरीवन, यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज़। यह वीडियो सीरीज़ उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं। यह इस सीरीज़ का वीडियो नंबर 23 है। इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करें। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड है जिसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है और इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, हमने एक क्लास डिफाइन किया, उसके लिए लिखा क्लास एम्प्लॉई। इस क्लास एम्प्लॉई के अंदर हमने एक मेथड क्रिएट किया, उसके लिए लिखा हुआ है एम्प्लॉई और बाद में पैरेंथेसिस। यहाँ पे हमने यह जो मेथड का नाम दिया हुआ है वह क्लास के नाम के समान ही है और इस मेथड डिक्लेरेशन में हमने कोई भी रिटर्न टाइप भी नहीं लिखा है, अतः यह इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ और बातें हमें याद रखनी है। पहली बात, कंस्ट्रक्टर का यूज़ ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए होता है। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने से मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसी समय ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू स्टोर करना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू स्टोर करने से मतलब है जो क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल है उनके अंदर वैल्यू स्टोर करना। कंस्ट्रक्टर के बारे में दूसरी बात जो हमें याद रखनी है वह यह है कि कंस्ट्रक्टर हम तभी कॉल करते हैं जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। एक्चुअली जावा के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय ही कंस्ट्रक्टर कॉल लिखा जाता है। जावा के अंदर कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं अब हम यह समझें तो जावा 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर को सपोर्ट करता है। पहला नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, दूसरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तीसरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम इन तीनों ही कंस्ट्रक्टर को वन बाय वन समझें। सबसे पहले हम देखें नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। सो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें कोई भी पैरामीटर लिस्ट नहीं होती है। यानी यहाँ देखें, हमने क्लास डिक्लेयर किया हुआ एम्प्लॉई और इस एम्प्लॉई क्लास के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया एम्प्लॉई। इसमें पैरामीटर लिस्ट में हमने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया है, अतः यह नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें आप पैरामीटर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, क्लास एम्प्लॉई के अंदर एक कंस्ट्रक्टर हमने डिक्लेयर किया हुआ है, उसके लिए लिखा एम्प्लॉई इंट आईडी। तो यहाँ जो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया उसमें पैरामीटर लिस्ट में हमने पैरामीटर प्रोवाइड किया है, अतः यह पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तीसरा होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ देखें, यह एक क्लास एम्प्लॉई है और इस एम्प्लॉई क्लास के अंदर हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा हुआ है। न ही यहाँ पे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर लिखा है और न ही यहाँ पे हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखा है। तो जब हम एक ऐसी क्लास क्रिएट करते हैं जिसमें हम कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो कंपाइलर यहाँ पे अपनी ओर से एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर देता है जिसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक तरीके से नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ही होता है, किंतु यह कंस्ट्रक्टर कंपाइलर एड ऑन करता है और कंपाइलर उसी कंडीशन में यह कंस्ट्रक्टर एड ऑन करता है जब हम क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, न ही नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और न ही पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू सबसे पहले नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को समझेंगे। उसके लिए आप सबसे पहले एक demo.java सोर्स फाइल क्रिएट करें और इस सोर्स फाइल के अंदर हम एक एम्प्लॉय क्लास बनाएंगे जिसमें हम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और फिर इस एम्प्लॉय क्लास की फंक्शनलिटीज़ को डिस्कस करने के लिए एक और क्लास हम बनाएंगे डेमो क्लास, जिसके अंदर हम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर की वर्किंग को समझेंगे। तो सबसे पहले इस फाइल के अंदर एक क्लास डिक्लेयर करें। उसके लिए लिखें क्लास एम्प्लॉई। एम्प्लॉय क्लास के अंदर 2 इंस्टेंस वेरिएबल बनाने के लिए लिखें प्राइवेट इंट empid और प्राइवेट स्ट्रिंग empName। फिर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए लिखें पब्लिक एम्प्लॉई और फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने empid में वैल्यू स्टोर करने के लिए लिखा empid इक्वल 100 और empName में वैल्यू स्टोर करने के लिए लिखा empName इक्वल abc। कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर इसी क्लास में empid और empName की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए एक मेथड डिफाइन किया। उसके लिए लिखा void show system.out.println empid प्लस स्पेस प्लस empName।
मेथड क्लोज किया, फिर क्लास को क्लोज किया। अब हम क्लास डेमो डिक्लेयर करने के लिए लिखें क्लास डेमो। डेमो क्लास के अंदर मेन मेथड को डिफाइन करें। मेन मेथड के अंदर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिखें एम्प्लॉय ई इक्वल न्यू एम्प्लॉय। यहाँ पे हमने यह जो लिखा हुआ है न्यू और एम्प्लॉय फिर पैरेंथेसिस, यह एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो न्यू यहाँ पे क्या करेगा, यह जो इंस्टेंस वेरिएबल एम्प्लॉय क्लास के अंदर empid और empname इनके लिए मेमोरी एलोकेशन करेगा। तो इस तरीके से हीप एरिया में empid और empname के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, यानी एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद में न्यू ऑपरेटर के बाद में हमने यह जो लिखा हुआ है यह है कंस्ट्रक्टर कॉल, और यह कंस्ट्रक्टर कॉल है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के लिए। तो यहाँ से कंट्रोल जाएगा इस नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर पे, और नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने लिखा हुआ है empid इक्वल 100 और empname इक्वल abc। तो यहाँ पर empid में 100 स्टोर हो जाएगा और empname में abc स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से जब एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना उसी समय यहाँ पे उसमें वैल्यू स्टोर हो गई, हमारे एग्जाम्पल में 100 और abc। अतः हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर को यूज करके हमने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया, उसके अंदर 100 और abc वैल्यू को स्टोर किया। उसके बाद में शो मेथड को कॉल करने के लिए हमने लिखा e.show। तो यहाँ पे कंट्रोल जाएगा शो मेथड पे, और यहाँ हमने empid और empname की वैल्यू प्रिंट करवाया है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 100 एंड abc। इस तरीके से इस प्रोग्राम में हमने समझा कि कंस्ट्रक्टर का यूज किस काम के लिए होता है। यहाँ पे हमने देखे कि कंस्ट्रक्टर का यूज हमने empid empname को 100 और abc वैल्यू से इनिशियलाइज करने के लिए किया। अब जब इस प्रोग्राम को आप जावा सी कमांड देके कंपाइल करोगे और जावा कमांड देके रन करोगे तो आपको यहाँ पर आउटपुट में मिल जाएगा 100 abc। अब एक और एग्जांपल लेकर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को समझे। तो इस एग्जांपल में भी मैंने एम्प्लॉय क्लास ही क्रिएट किया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इसके पहले क्रिएट किया, और इसमें हमने नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर की जगह पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखें क्लास एम्प्लॉय का डिक्लेरेशन है, empid और empname इंस्टेंस वेरिएबल का डिक्लेरेशन है। उसके बाद में हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए लिखा पब्लिक एम्प्लॉय, पैरामीटर लिस्ट में हमने लिखा int empid कॉमा स्ट्रिंग empname। फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने लिखा this.empid इक्वल empid और this.empname इक्वल empname। यहाँ पे this.empid मतलब यह इंस्टेंस वेरिएबल, और सिर्फ empid मतलब यह जो पैरामीटर हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में लिखा है वह। ठीक इसी तरीके से this.empname मतलब क्लास का यह वाला इंस्टेंस वेरिएबल, और सिर्फ empname हमने जो लिखा हुआ है वह इस कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे हमने यह जो पैरामीटर लिखा है वह है। कंस्ट्रक्टर को क्लोज किया, फिर हमने empid और empname की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए शो मेथड बनाने के लिए ठीक वैसे ही लिखा void show system.out.println empid प्लस स्पेस प्लस empname। शो मेथड को क्लोज किया और क्लास को भी यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। फिर एम्प्लॉय की फंक्शनलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने एक क्लास डिक्लेयर किया क्लास डेमो। डेमो क्लास के अंदर हमने मेन मेथड को डिफाइन किया, और मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने लिखा एम्प्लॉय ई इक्वल न्यू एम्प्लॉय, और वैल्यू हमने पास किया 101 कॉमा राम। इस तरीके से हमने यहाँ जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इस ऑब्जेक्ट में हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया हुआ है। तो सबसे पहले, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि न्यू ऑपरेटर की वजह से एम्प्लॉय क्लास के जो इंस्टेंस वेरिएबल है empid और empname उनके लिए मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा हीप एरिया के अंदर। उसके बाद में हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है, तो यहाँ से कंट्रोल जाएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे। हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं 101 और राम, तो यहाँ पे पैरामीटर के अंदर empid में 101 और empname में राम स्टोर हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने इन पैरामीटर की वैल्यू को इंस्टेंस वेरिएबल empid और empname में स्टोर किया हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट में empid में 101 और empname में राम स्टोर हो जाएगा। फिर यह ऑब्जेक्ट ई रेफरेंस वेरिएबल से रेफर होने लग जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया।
इसके बाद में हमने इसी ऑब्जेक्ट पे शो मेथड को कॉल करने के लिए लिखा e.show। तो यहाँ से कंट्रोल जाएगा शो मेथड पे। शो मेथड में empid और emp नेम की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हमने system.out.println लिखा हुआ है। तो गिवन वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी, यानी आउटपुट में हमें मिल जाएगा 101 और राम। इस तरीके से इस प्रोग्राम में हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज करके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना सीखा। अब इस प्रोग्राम को जब हम जावा सी कमांड देके कंपाइल करेंगे और जावा कमांड देके रन करेंगे तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा 101 और राम। इस वीडियो में हमने सीखा कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है और जावा के अंदर कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। कोर जावा से रिलेटेड अन्य टॉपिक को समझने के लिए आप इस लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज के अन्य वीडियोस भी देखें, और कोर जावा से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।